कपिल सिब्बल, जया बच्चन जैसे को राज्यसभा भेजना अब अखिलेश यादव को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश ने सोचा भी नहीं होगा कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने का अंजाम यह होगा। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह का कहना है कि कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं की कुर्बानी से खड़ी होती है। जब वक्त पर कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता तो पीड़ा होती है। सपा ने पिछली बार कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा, इनका पार्टी को खड़ा करने में क्या योगदान है। जिन जया बच्चन को कार्यकर्ताओं के साथ फोटो खिंचाने में भी दिक्कत होती है, उन्हें लगातार राज्यसभा भेजने का क्या तुक है। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि सपा के नेतृत्व को विचार करना पड़ेगा कि कार्यकर्ता मेहनत करता है, कार्यकर्ता प्रदर्शन करता है, कार्यकर्ता बूथ पर खड़ा होता है, कार्यकर्ता लाठी खाता है, कार्यकर्ता जेल जाता है, कार्यकर्ता ही सजा पाता है और कार्यकर्ता अपने जीवन को न्योछावर करने का काम करता है। और जब किसी को पद और प्रतिष्ठा देने की बात होती है तो यह स्टार लोग चले आते हैं जिनका पार्टी के प्रति कोई योगदान नहीं होता। उदाहरण के तौर पर पिछली बार 3 राज्यसभा भेजे गए कपिल सिब्बल का हमारी पार्टी के प्रति क्या योगदान था। जयंत चौधरी जो छोड़कर भी चले गए, उनका हमारी पार्टी से क्या योगदान था। अभी तो 3 राज्यसभा के नाम तय किए गए। लालजी सुमन तो पुराने समाजवादी है, लेकिन आलोक रंजन जी का पार्टी के प्रति क्या योगदान है। और 5 बार से जिसको राज्यसभा का सदस्य बनाया जा रहा है, जिसके नाम पर पूरे यूपी में 5 वोट नहीं पड़ते, उसको पार्टी के ना तो किसी कार्यक्रम में देखता हूं और ना ही किसी आंदोलन में देखता हूं और ना ही पार्टी के लिए कहीं कोई लड़ाई लड़ते देखा हूं और ना ही किसी कार्यकर्ता की मदद करते देखा हूं। अगर ऐसे लोगों का चयन होगा तो समाजवादी पार्टी तय करे कि कार्यकर्ताओं की मेहनत पर, कार्यकर्ता की खून पसीने की कमाई पर इन स्टारों को मजबूत करना है। इस पर सपा निर्णय ले और तय करे। राज्यसभा चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। क्रॉस वोटिंग करने वाले सभी सपा विधायक उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ एक फोटो में विक्ट्री का साइन देते हुए दिखाई दिए थे। इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव व सपा सांसद डिंपल यादव ने क्रॉस वोटिंग करने वालों पर जमकर बौखलाहट दिखाते हुए निशाना साधा। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने भी अपने आधिकारिक एक्स पर प्रतिक्रिया दे दी। सपा सांसद डिंपल यादव ने अपने पोस्ट के जरिए चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों ने समाज को अनैतिकता का पाठ पढ़ाया है, ऐसे लोग जिनके पास मान मर्यादा और आदर्श कुछ नहीं है, वे लोग समय के चक्र का इंतजार करें और जनता के फैसले का इंतजार करें। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने वोट पाने के लिए सब कुछ किया है। जो लोग गए हैं उनमें सरकार के खिलाफ खड़ा होने का साहस नहीं रहा होगा। इसके साथ ही क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर अखिलेश यादव ने कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 15 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की है। यूपी, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हुए कुल सीटों में भाजपा ने हिमाचल प्रदेश और यूपी में उलटफेर किया। बागी विधायकों ने खुलकर क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से अब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार डगमगाती नजर आ रही है। राज्यसभा का नतीजा आने के बाद यूपी और हिमाचल प्रदेश की पूरी गणित ही बदल गई। हैरानी तो तब हुई जब कांग्रेस के कद्दावर नेता अभिषेक मनु सिंघवी बुरी तरह हार गए। मंगलवार को राजनीतिक गलियारे में उथल पुथल देखने के बाद इंटरनेट यूजर्स ने भी जमकर प्रतिक्रिया दी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के रहने वाले हर्ष महाजन ने हिमाचल राज्यसभा सीट पर जीत हासिल करके इतिहास रच डाला। सबसे बड़ी बात यह है कि हर्ष महाजन आज तक कोई चुनाव नहीं हारे। मंगलवार को हुई उनकी जीत किसी जादू या चमत्कार से कम नहीं थी। हर्ष महाजन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री देशराज महाजन के बेटे हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर हर्ष महाजन समेत कई भाजपा नेताओं को लेकर यूजर्स चर्चा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेट यूजर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने तो महागठबंधन को महाठगबंधन बताते हुए एक कमेंट किया। उसने लिखा, महाठगबंधन के समझ के परे हैं मोदी जी। एक्स पर यूजर्स ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी। एक यूजर ने लिखा, मोदी जी तमिलनाडु में है लेकिन गोल यूपी, हिमाचल और बिहार में हो रहा है।
हिमाचल सरकार गिरने वाली है क्योंकि राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी हार गए। बिहार से राजद के एक, कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल। सपा में भगदड़। मनोज पांडे और आशुतोष मौर्य सपा छोड़ बीजेपी में जाने वाले हैं। आखिर यह है क्या? एक और यूजर ने लिखा, लिल्लाहा, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल से राज्यसभा का चुनाव हारे। कभी अपने चैम्बर में लेटे लेटे महिलाओं को जज बना देते थे, आज राज्यसभा को भी तरस गए। मोदी जी इस्तीफा दो। कई यूजर तो ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने अभिषेक मनु सिंघवी को सिखाया सबक। सिंघवी द्वारा जाति जनगणना का विरोध और ममता बनर्जी की कानूनी मदद राहुल को रास नहीं आई। राहुल गांधी के अहंकार की भेंट चढ़ेगी हिमाचल प्रदेश की सरकार। वहीं एक और ने कहा, जान बची तो लाखों पाए। आज के दिन शायद प्रियंका गांधी को यह कहावत बहुत याद आ रही होगी। बहुत उत्साहित थी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में जाने के लिए, पर अभिषेक मनु सिंघवी की हालत देखकर सोचती होगी, अच्छा हुआ जो पार्टी ने टिकट नहीं दिया। गधा की बलि चढ़ गई तो कोई हर्ज नहीं, पर तब क्या होता जब वह खुद हार जाती। कहते हैं भगवान जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। किसी तरह इज्जत बच गई। एक और ने कहा, शायद यही कारण है कांग्रेस की हार का, जहां जमीनी नेता को दरकिनार कर चमचों को अधिक महत्व दिया जाता है। अभिषेक मनु सिंघवी एक बड़ा वकील है, वह कभी गरीबी का मर्म नहीं समझ पाएगा। इसलिए एमएलए ने तय किया कि इसको वोट नहीं देना है। क्या कहना है इस खबर पर आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हिमाचल में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने कहा, हिमाचल ही नहीं अभी कुछ और जगहों पर ऐसी घटनाएं सामने आएगी। कांग्रेस पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी रही है जो सनातन के खिलाफ रहे। कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है। वो जब भी कोई सभा करते थे तो पहले राम का नाम लेते थे, लेकिन कांग्रेसियों ने भगवान राम के मंदिर का विरोध किया, सनातन का विरोध किया। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हिमाचल ही नहीं जल्द ही 1-2 जगहों पर इस तरह की घटनाएं और होगी जो अनएक्सपेक्टेड होगी। इसकी वजह यह है कि देश एक योग्य नेतृत्व चाहता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर योग्यताओं और प्रतिभाओं का गला दबाया जाता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका असर देखने को मिल रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत के एक कार्यक्रम में आचार्य प्रमोद ने कहा कि वो अभी बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन अगर वो बीजेपी में भी चले जाते हैं तो ये गलत क्यों होगा? बीजेपी भारत की पार्टी है, बीजेपी पाकिस्तान की पार्टी नहीं है, जो किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अगर मैं सपा में जाता हूं तो वो सही क्यों हो जाएगा? बीजेपी में जाता हूं तो वो गलत क्यों? बीजेपी को इस देश के जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ चुना है। उन्होंने कहा कि मैं जितनी शिद्दत और निष्ठा के साथ कांग्रेस के साथ था, उतनी ही शिद्दत के साथ अपने जीवन के बचे हुए दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का खास माना जाता रहा है। ऐसे में जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि जब पार्टी से आपको निष्कासित किया गया था तो प्रियंका गांधी ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की, इसके जवाब में आचार्य प्रमोद ने कहा कि यह व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण सवाल है। वो मुझसे बचाने की कोशिश करती, लेकिन शायद वो खुद को कांग्रेस में बचाने की कोशिश में लगी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट पैदा हो गया है। कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बचेगी या नहीं, इसको लेकर सत्ता के गलियारे में अलग अलग चर्चाएं जोरों पर है। हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी की हार के बाद से सीएम सुक्खू की कुर्सी खतरे में पड़ गई है, जिसके बाद सरकार विरोधी कांग्रेस गुट फ्रंट पर आ गया है। ऐसे में अब इस पर ज्यादा फोकस बना है कि इस राजनीतिक घटनाक्रम से निपटने के लिए क्या ऑप्शन बाकी है। सत्तारूढ़ दल के हाथ से राज्यसभा चुनाव में सीट निकल जाने को एक तरह से राज्य सरकार का फेल्योर भी माना जाता रहा है। चुनाव में पार्टी के 1 या 2 नहीं बल्कि 6 विधायक क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, जिससे साफ और सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौजूदा सरकार के कामकाज या नेतृत्व को लेकर कांग्रेसी विधायकों में भारी अंदरूनी असंतोष व्याप्त है। इसका बड़ा परिणाम मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के बाद देर रात में आए चुनावी नतीजे के रूप में देखा गया है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया गया है।
राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन से अलग हटकर वोट डालने के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन यह कार्रवाई कांग्रेस को भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के इन्हीं 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में वोटिंग कर अभिषेक मनु सिंघवी की हार की इबारत लिखी थी। लेकिन इस फैसले से हिमाचल विधानसभा का नंबर गेम ही बदल गया। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी या कांग्रेस किसके लिए फायदेमंद है। इस कार्रवाई से बीजेपी को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल हिमाचल विधानसभा में 68 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के पास 40, बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। इनके अलावा 3 निर्दलीय विधायक हैं। बहुमत के लिए 35 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। अब स्पीकर की ओर से 6 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद विधानसभा में नंबर गेम बदल गया है। नए समीकरण के हिसाब से अब सदन में कुल 62 विधायक है, जिसमें कांग्रेस के पास 34, बीजेपी के पास 25 विधायक है। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक भी है। अब बहुमत का आंकड़ा 32 हो गया है। नए समीकरण के बाद कांग्रेस के पास अब 34 विधायकों का समर्थन है, जिसके चलते सुक्खू सरकार पर अभी तो किसी तरह का संकट नहीं है। कांग्रेस निर्दलीय विधायकों के समर्थन के बगैर ही बहुमत साबित कर सकती है। कांग्रेस के पास 34 विधायकों का समर्थन है। दूसरी ओर बजट सत्र के दौरान विधानसभा स्पीकर ने सदन में नारेबाजी और कथित कदाचार के लिए 15 बीजेपी विधायकों को निष्कासित कर दिया था। बीजेपी के 15 विधायकों के निष्कासित और कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद सदन की संख्या 47 रह गई है और बहुमत का आंकड़ा 24 होता है। हालांकि बजट पेश होने के बाद विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी के 15 विधायकों का निष्कासन कितने समय के लिए किया गया है, यह तय नहीं है। अक्सर देखा गया है कि विधायकों का निलंबन चालू सत्र के दौरान तक के लिए होता है। कांग्रेस के पास अभी 34 विधायक है, जबकि बीजेपी के पास 25 विधायक है। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक भी है। बीजेपी अगर 3 निर्दलीय विधायकों को भी अपने साथ जोड़ लेती है तो उसका आंकड़ा 28 तक पहुंचता है, जबकि बहुमत के लिए 34 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। कांग्रेस के जिन 6 विधायकों को निलंबित किया गया है वे हाईकोर्ट जाते हैं और अगर उन्हें राहत मिल जाती है तो हिमाचल प्रदेश का गेम एक बार फिर पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती और स्पीकर पठानिया का फैसला कायम रहता है तो इन 6 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराए जाएंगे। उपचुनाव में बीजेपी अगर सभी 6 सीटों को जीतने में कामयाब रहती है तो फिर कांग्रेस सरकार की टेंशन बढ़ जाएगी। बीजेपी अपने और 3 निर्दलीय विधायकों के साथ 34 के आंकड़े पर पहुंच जाएगी, जबकि कांग्रेस की संख्या 34 रह जाएगी, जिसमें से एक स्पीकर भी शामिल है। इस तरह बीजेपी के पास 34 और कांग्रेस के पास संख्या 33 की हो जाएगी। यही वजह है कि उपचुनाव होने की सूरत में सारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की होगी, ताकि प्रदेश की सत्ता पर अपना दबदबा बनाया जाए। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। देश की सियासत में जब गांधी परिवार का जिक्र होता है तो कई राजनीतिक तस्वीरें सामने आती हैं। इस परिवार का संबंध शुरू से ही कांग्रेस से रहा है, लेकिन एक गांधी फैमिली बीजेपी में भी है। नाम है वरुण गांधी, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी और बहू मेनका गांधी के पुत्र है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर अनिच्छुक रहने के कारण पारंपरिक भव्य पार्टी के गढ़ में लोग अब दूसरे गांधी वरुण गांधी के पक्ष में हैं। जब से राहुल गांधी 2019 में अमेठी से भाजपा की स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए, तब से उन्होंने अपने पारिवारिक निर्वाचन क्षेत्र को फिर से हासिल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। राहुल अब केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद है और सूत्रों की माने तो राहुल फिर से वायनाड से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। अगर प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ती है तो उनके अमेठी की जगह रायबरेली को चुनने की भी संभावना है। अनुभवी कांग्रेसी रामकरण सिंह, जिन्होंने दिवंगत संजय गांधी के साथ अपना करियर शुरू किया, उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के साथ अमेठी का रिश्ता तब शुरू हुआ जब संजय गांधी ने 1980 में सीट जीती। रामकरण सिंह ने कहा, ऐसा लगता है कि समय अब पूरा हो गया है और ऐसी चर्चाएं हैं कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए सहमत नहीं होते तो वरुण के अमेठी से चुनाव लड़ने की संभावना है।
अगर ऐसा होता है तो हम सभी को खुशी होगी। जब वरुण ने 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा तो उन्होंने अपने दिवंगत पिता के साथ काम करने वाले सभी दिग्गज कांग्रेस नेताओं तक पहुंचने का ध्यान रखा और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद उन सभी ने खुले दिल से जवाब दिया और खुले दिल से वरुण का स्वागत किया। सूत्रों ने कहा कि भाजपा द्वारा वरुण गांधी को टिकट देने की संभावना नहीं है, जो पार्टी की नीतियों के अत्यधिक आलोचक माने जाते हैं। वरुण गांधी के एक करीबी सूत्र ने कहा, वरुण अमेठी में स्थानांतरित हो सकते हैं, जबकि मेनका गांधी वापस पीलीभीत जा सकती हैं, जहां उनका मजबूत आधार बना हुआ है। वरुण के निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावना है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उन्हें समर्थन दे रही है। वरुण के अखिलेश यादव के साथ भी अच्छे संबंध है। चर्चा यह भी है कि बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी का पत्ता काट सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीलीभीत सीट से बीजेपी इस बार वरुण गांधी को टिकट नहीं देगी। उनकी जगह पर एक मौजूदा विधायक को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वरुण गांधी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है बोलते हैं। कई बार पार्टी से अलग स्टैंड लेने में भी गुरेज नहीं करते हैं। 2009 के आम चुनावों में वरुण ने पहली बार पीलीभीत से चुनाव लड़ा और सांसद बने। 2013 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव चुना गया। 2013 में वरुण को पश्चिमी बंगाल बीजेपी का प्रभारी भी बनाया गया। यही वो वक्त था जब वरुण को यूपी में मुख्यमंत्री के पद के तौर पर भी देखा जाने लगा था। 2014 के लोकसभा चुनावों में वरुण ने सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2019 के चुनावों में पीलीभीत से फिर से जीत हासिल की और सांसद बने। लेकिन अब 2024 में वरुण के सियासी कद और बीजेपी की राजनीति और रणनीति दोनों में काफी बदलाव आ चुका है। वरुण गांधी और उनकी मां मेनका को अक्टूबर 2021 में